गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सारे के सारे साथियों को नमस्कार। स्वागत है आज एक बार फिर से आपका कम्युनिटी की दुनिया में। सभी को राधे राधे। कैसे हो? सबके सब बहुत अच्छे हो ना, और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हो। तो अपन कौन सी यूनिट पढ़ रहे हैं? सेकंड यूनिट पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया। क्या नाम है? हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया। तो उसी कड़ी के अंदर अपन आगे का आज टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव हेल्थ केयर। कि जो आप कब से पढ़ रहे हो कि हेल्थ केयर, अपन ऐसे हेल्थ केयर देते हैं, ये हेल्थ केयर होती है। तो भाई आप ऐसे कौन से लक्षण है जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि भाई हाँ, हम जो हेल्थ केयर दे रहे हैं ना वो एकदम इफेक्टिव है, सही है। यानी कि हेल्थ केयर, सबसे पहले तो ये बताओ, पीछे की क्लास में पढ़ चुके हैं अपन हेल्थ केयर क्या होती है। सबसे पहले तो ये बताओ आप, हेल्थ केयर क्या होती है? तो पता है ना? पढ़ा है ना? पीछे की क्लास नहीं पढ़ी या फिर डायरेक्ट एक जंप लगा लिया? पढ़ी है ना? तो क्या है हेल्थ केयर? कि जो व्यक्ति जो होता है उसको किसी चोट के लिए, किसी अपंगता के लिए, किसी शारीरिक, उसको कोई रोग हो गया है, मानसिक रोग के लिए अपन क्या करते हैं, उनको जो प्रोमोटिव, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और जो रिहेबिलिटेटिव तरह की जो केयर देते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? हेल्थ केयर बोलते हैं, स्वास्थ्य सेवा बोलते हैं। ठीक है। तो अब वो जो ऐसे कौन कौन से लक्षण है जिनसे आपको ये पता चलेगा कि हम जो हेल्थ केयर दे रहे हैं वो इफेक्टिव है, प्रभावी या है फिर नहीं है। तो लोगों के स्वास्थ्य स्तर के निर्धारण में उन्हें प्रदान की जा रही स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ऐसे नहीं है कि आपने उनको क्या कर दिया, आप बोलते हो कि भाई हमने प्रिवेंशन कर दिया। तो कैसे प्रिवेंशन किया? आपकी टिटनेस की दवाई थी, उसको हमने क्या है, फ्रिज में जमा के हमने उसको इंजेक्शन लगा दिया। आप बोलते हो हमने अच्छे से प्रिवेंशन कर दिया। ओपीवी आपकी जो होती है, आपको पता है फ्रीज के ओपीवी एक निश्चित टेम्परेचर के ऊपर, जो आपकी पोलियो जो वैक्सीन होती है वो एक निश्चित टेम्परेचर के ऊपर, जो कि आपको पता है कि जैसे कि आपका -20 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर, -20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर आपकी पोलियो जो वैक्सीन है उसको रखा जाता है। लेकिन आपने उसको ये किलकिलाती धूप के ऊपर उस वैक्सीन को रख दिया और आपने बोल दिया हमने प्रिवेंशन किया था, हमने पोलियो की वैक्सीन लगाई है। अरे लगाई है, चलो ठीक है, मान गए, लेकिन क्वालिटी की नहीं लगाई है। मतलब वो वैक्सीन तो क्या हो चुकी थी, खराब हो चुकी थी। आप बोलते हो हमने दवाइयां दी है, लेकिन आपने कैसी दवाइयां दी है, जो दवाइयां क्या हो चुकी थी, एक्सपायरी डेट हो चुकी थी। ठीक है। इसलिए अपने को एक इफेक्टिव केयर देने के लिए, एक क्वालिटी केयर देने के लिए, कि वैक्सीन का जो टेम्परेचर है वो निश्चित टेम्परेचर ही रखना है उस वैक्सीन का। उसी निश्चित टेम्परेचर को मेंटेन रखते हुए भी पेशेंट तक वो वैक्सीन पहुंचानी होती है। जिस वैक्सीन का जो टेम्परेचर निर्धारित होता है वो टेम्परेचर आपको मेंटेन करना होता है। तो ऐसे कौन कौन से लक्षण है जिसकी वजह से पता चलता है कि जो क्वालिटी ऑफ केयर दी जा रही है या फिर नहीं है, कि आप जो केयर दे रहे हो ना उसमें क्वालिटी है या फिर नहीं है, ऐसे ही फालतू में ऐसे फॉर्मेलिटी ही कर रहे हो। तो प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल के संरक्षण एवं उन्नति तथा बीमारियों की रोकथाम में सहायता होती है। प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल के निम्न लक्षण होते हैं। पहली तो क्या? पर्याप्तता, एडिक्वेसी। क्या होनी चाहिए? पर्याप्तता। आगे अपन एक एक करके पढ़ लेंगे, एक बार हेडिंग देख लो। सबसे पहली है पर्याप्तता, एडिक्वेसी। जितनी मिलनी चाहिए, 0.5 ml वैक्सीन लगनी चाहिए बीसीजी की, तो लगनी ही चाहिए। पोलियो की 2 ड्रॉप पिलानी है तो पिलानी ही है, ऐसी नहीं आपने आधी ड्रॉप पिला के काम सल्टा दिया कि चलो जाओ। जितनी एडिक्वेसी, जितनी मात्रा जरूरी होती है उतनी मात्रा। दवाई अगर 5 mg की जरूरी है तो 5 mg ही देनी है, उसकी जगह पे 1 mg नहीं देनी है। जितनी आपको मात्रा पर्याप्त होती है उतनी पर्याप्तता आपको रखनी है। और संबंधता या प्रासंगिकता, यानी कि रेलिवेंस, रेलिवेंट होनी चाहिए वो चीज। रेलिवेंट का मतलब क्या होता है आपका? विश्वसनीय। कैसी होनी चाहिए?
विश्वसनीय होनी चाहिए, रेलिवेंट होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जिसके ऊपर आप विश्वास कर सकते हो। आप एक पेशेंट की जान के साथ, आप एक पेशेंट की केयर करते हो, आप एक जिंदगी की केयर कर रहे हो, तो आप किसी पेशेंट की जान भी जा सकती है। इसलिए ऐसी दवाई आपको यूज में लेनी चाहिए जो कि क्या हो, विश्वसनीय हो। व्यवहार साध्यता, फिजिबिलिटी होनी चाहिए, सस्ती, कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए। 10,000 के इंजेक्शन लाके दे रहे हो, जरूरत थी 500 रुपए के इंजेक्शन की, यानी कि जितनी हो सके उतनी सस्ती दवाइयां काम में लेनी चाहिए आपको। व्यापकता यानी कि कॉम्प्रिहेंसिवनेस, आसानी से उपलब्ध, इजी फिजिबिलिटी, एक इंजेक्शन चाहिए था और आपने क्या किया, वो पेशेंट के घर वालों को बोला जाओ अमेरिका, आपको ये इंजेक्शन लाना पड़ेगा। वो बोलेंगे यार हम तो तेरे से ट्रीटमेंट करवाने की मनाही कर, हम तो तेरे से ट्रीटमेंट करवाना ही छोड़ देंगे, क्या तुम ऐसे, ऐसी दवाइयां लिखना जो यहाँ पे मिल सके, यानी कि जो दवाइयां आपको इजीली मिल सके, ऐसी दवाइयों को काम में लेना चाहिए। तो सबसे पहली क्या है हेडिंग, एडिक्वेसी, रेलिवेंस, फिजिबिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिव, कॉम्प्रिहेंसिव और इजी अवेलेबिलिटी। अब अपन एक एक करके पढ़ लेते हैं कि आपकी पर्याप्तता यानी कि एडिक्वेसी का क्या मतलब है। क्या पर्याप्तता यानी कि एडिक्वेसी से क्या समझते हैं हम, व्यक्ति, परिवार अथवा समुदाय को प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य देखभाल उनकी आवश्यकता अनुसार पर्याप्त अनुपात में होनी चाहिए। बेचारों को खांसी आ रही थी, साथ साथ में खांसी के साथ साथ में निमोनिया भी हो रहा था और भी कोई प्रॉब्लम हो रही थी, और अपन ने क्या किया, बस एक कप सिरप देके आ गए। कप सिरप से क्या होने वाला है भाई, यानी कि जितनी उनकी आवश्यकता है उसी अनुपात में आपको क्या है, उनको केयर देनी चाहिए। जरूरत के हिसाब से आपको पूरी केयर देनी है, उसके अंदर कोई 19-20 नहीं होना चाहिए, शॉर्टकट नहीं देखना है आपको कोई भी, यानी जितनी पर्याप्त होती है उतनी केयर देनी है आपको पेशेंट को। और उदाहरणार्थ जनसंख्या के अनुसार अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों, चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ आदि की संख्या पर्याप्त होती है, यानी कि जितना आपको जनसंख्या के अकॉर्डिंग कि भाई इतनी पॉपुलेशन के ऊपर, कि भाई 3,000 से 5,000 की पॉपुलेशन के ऊपर एक सब सेंटर होना चाहिए, तो वो सब सेंटर होना ही चाहिए। 6 सब सेंटर पे एक पीएचसी होनी चाहिए, तो वो पीएचसी होनी ही चाहिए भाई। जितनी जनसंख्या की पीएचसी 20 से 30,000 पे पीएचसी होनी चाहिए, तो 20 से 30,000 की पॉपुलेशन पे पीएचसी होनी चाहिए, यानी कि जितनी जनसंख्या की अनुपात में जो आपको स्वास्थ्य सेवाएं की जरूरत होती है वो वहां पे स्वास्थ्य सेवा होनी चाहिए। अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में बेड होने चाहिए, पर्याप्त मात्रा में नर्सिंग स्टाफ होने चाहिए। अब हालांकि है कितने वो आपको भी पता है और हमें भी पता है, लेकिन कायदे से तो यही होना चाहिए कि आवश्यकता के अनुसार बेड भी होने चाहिए हॉस्पिटल्स में, आवश्यकता के अनुसार स्टाफ भी होना चाहिए। उसके बाद में है संबंधता या रेलिवेंस, क्या होती है, लोगों को प्रदान की जा रही देखभाल उनकी आवश्यकताओं के अनुसार ही होनी चाहिए। उदाहरणार्थ गृह मुलाकात, होम विजिट, एक मुलाकात जरूरी है सनम, कौन सी, होम विजिट की जरूरी है, के दौरान गर्भ निरोधन, कॉन्ट्रासेप्शन हेतु स्थायी साधन अपना चुके योग्य दंपति को गर्भ निरोधक गोलियां आदि का वितरण करना बिना मतलब की फालतू की काम है। यानी कि रेलिवेंस का मतलब है कि जो आवश्यकता है लोगों को, जिस चीज की जरूरत है वो ही क्या देनी है, आपको दवाई देनी है लोगों को। जिस चीज की जरूरत है जरूरत के अनुसार ही आपको दवाई देनी है लोगों को, फालतू में बिना फालतू की चिपका के नहीं आनी है। पेशेंट को सिरप था, पेशेंट को खांसी आ रही थी, आपने उसको ये लो 10 दवाइयों के नाम लिख दिए, ये तू पेंटापेराजोल भी ले जाइए, कफ सिरप भी ले जाइए, एंटीबायोटिक भी ले जाइए, स्टेरॉइड भी ले जा, ये इंजेक्शन भी लगवा लेना, आईवी फ्लूइड भी लगा दिया। अरे क्या मतलब था, उसको सिर्फ खांसी थी, कफ सिरप दो ना,
यानी कि जितनी पेशेंट की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या देनी होती है, पेशेंट को केयर देनी होती है। होम विजिट के लिए गए, पता चला यहाँ पे आप होम विजिट कर रहे हो, जब आपने उनको फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड बातें समझाई तो उन्होंने बोला आप अपना भाषण देना बंद कीजिए, हमने परमानेंट स्टरलाइजेशन करवा रखा है, यानी कि ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी हमने करवा रखी है। फिर भी आप क्या करते हो, आप वहां पे बोलते हो अरे फिर भी आप ना ये ओसीपी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल और ये कंडोम तो रख ही लो। तो वो ऐसे फिर उनको गुस्सा आएगा कि मतलब इनको शक है क्या कि हमारे ऊपर की कोई पड़ोसी का कोई ध्यान रखना है, ऐसा कुछ सिस्टम है क्या। यानी कि मजाक की बात है, अगर आप होम विजिट के लिए गए, आपको वहां पे जाके पता चला कि इन्होंने ट्यूबेक्टोमी वेसेक्टोमी करवा रखी है, तो वहां पे आपको कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव के मेथड्स के बारे में, मेथड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना क्या है, बिल्कुल ही निरर्थक बात है, कोई अर्थ ही नहीं है उसका, फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हो आपको। हालांकि अगर आपको वो अगले जाने पड़ोसी का ध्यान रखना है, कैसे करना है, क्या करना है, वो उनका काम है, लेकिन आपको फालतू में टांग नहीं अड़ानी है, ठीक है। और व्यवहार साध्यता यानी कि फीजिबिलिटी, स्वास्थ्य देखभाल का नियोजन, प्लानिंग एवं क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन उपलब्ध संसाधनों पर आधारित होना चाहिए। आपके पास जो संसाधन उपलब्ध है उनके आधार पे तो आपको प्लानिंग करनी है, उनके आधार पे आपको इम्प्लीमेंटेशन करना। सब सेंटर के ऊपर आपके पास सुविधा ही नहीं है, आप डिलीवरी करवा सकते हो, आपके पास सुविधा ही नहीं है सर्जरी की, तो आप क्या, आप डॉक्टर अवेलेबल ही नहीं है, और आप क्या करवाने लग गए, आपने प्लान कर दिया हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपेंडेक्टोमी करेंगे, हम यहाँ पे सिजेरियन सेक्शन वाली डिलीवरी करेंगे। आपके पास जितने संसाधन उपलब्ध है उनके अकॉर्डिंग ही आपको किसी भी केयर की प्लानिंग करनी है और उसके अकॉर्डिंग ही इम्प्लीमेंटेशन करना है। यदि स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध अवेलेबल रिसोर्स है, जैसे मानव शक्ति, धन, सामग्री, समय आदि के अनुसार नियोजित एवं क्रियान्वयन की जाती है तो अधिक कारगर सिद्ध होती है। आपको टाइम का, मनी का, प्लेस का, पर्सन का, सब चीजों का ध्यान रखना है। सस्ती यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव, स्वास्थ्य देखभाल की कीमत इतनी होनी चाहिए जितना कि एक आम आदमी उस कीमत का क्या कर सकता है, वहन कर सकता है उस कीमत को। व्यापकता मतलब कॉम्प्रिहेंसिवनेस होनी चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव कैसे भाई, लोगों को प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य देखभाल में व्यापकता होनी चाहिए, अर्थात इसमें निम्न सभी प्रकार की देखभाल का समावेश होना चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है टोटल, टोटल यानी कि पूरी तरीके से। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है टोटल, कंप्लीटली, यानी कि आप कंप्लीटली केयर देनी है आपको। कैसे, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाली देखभाल, हेल्थ प्रमोशन को भी करना है, बीमारियों को रोकना भी है, प्रिवेंशन भी करना है, क्यूरेशन यानी कि इलाज भी करना है, और रिहेबिलिटेशन भी करना है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब आपको प्रोमोटिव, क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव, रिहेबिलिटेटिव चारों तरह की केयर देनी है। ऐसे नहीं है सिर्फ प्रोमोटिव, वो सॉरी क्यूरेटिव केयर दे दी, ट्रीटमेंट दे दिया, इम्यूनाइजेशन से, रिहेबिलिटेशन से आपको कोई मतलब ही नहीं है। यानी कि हर तरह की केयर आपको क्या है, पेशेंट को देनी है। और आसानी से उपलब्धता यानी इजी अवेलेबिलिटी, इजी आसानी से उपलब्ध हो सकती है वो चीजें। स्वास्थ्य देखभाल लोगों के आसानी से उपलब्ध तथा उनकी पहुंच में होनी चाहिए। इनका क्रियान्वयन इस तरह से किया जाना चाहिए ताकि अधिकाधिक लोग इसका फायदा उठा सके। स्वास्थ्य देखभाल आपको इस तरीके से करनी है ताकि उसका अधिक से अधिक लोगों तक वो चीज पहुंच सके। तो उसके बाद में अपना अगला नया टॉपिक स्टार्ट होता है जिसका नाम है लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर। क्या नाम है, लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर। किसको बोलते हो, लेवल्स का मतलब क्या हो गया, स्तर। हेल्थ केयर का मतलब आप किसको बोलते हो भाई, बताओ। देखिए, स्वास्थ्य देखभाल की, जो स्वास्थ्य देखभाल होती है उसके लेवल्स क्या होते हैं, लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर क्या है, ठीक है। कितने लेवल होते हैं वो अपन पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रख लेना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इससे। क्या लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर कौन से होते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन और टर्सरी प्रिवेंशन। कौन सा,
प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी प्रिवेंशन। लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर अपन ये पढ़ रहे हैं कि प्राइमरी लेवल के ऊपर कौन सा, प्राइमरी लेवल के ऊपर क्या केयर दी जाती है, सेकेंडरी लेवल, ये आपका जो है ना लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन अलग है और लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर अलग है। लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन तो क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है, लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन, लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन, लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन के अंदर तो क्या आते हैं आपके प्रीमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। और ये क्या है आपका, ये लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर है। क्या है, लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर का लेवल है कि कौन कौन से लेवल पे किस किस तरह की हेल्थ केयर की जाती है, उसका है ये लेवल। तो उसमें क्या होता है, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी और टर्सरी। प्रीमोडियल वाला सिस्टम ही नहीं रहता है इसके अंदर। कौन सा होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी प्रिवेंशन। ठीक है, क्या क्या होता है भाई आगे अपन फिर देख लेते हैं। तो 3 लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। याद हो गए ना, इतनी जगह याद करवाओगे तो याद तो होंगे ही। तो स्वास्थ्य देखभाल के स्तर, लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर। स्वास्थ्य देखभाल के मुख्य रूप से 3 स्तर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर, द्वितीयक स्वास्थ्य देखभाल सेकेंडरी हेल्थ केयर, तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल टर्सरी हेल्थ केयर। ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी हेल्थ केयर पढ़ लेना आप। इसमें प्रिवेंशन ये थोड़ा सा अलग नाम हो गया। प्रिवेंशन तो ये आपको पता है रोकथाम ही होता है, लेकिन इसकी जगह आपको क्या नाम पढ़ना है, हेल्थ केयर नाम पढ़ना है। ठीक है, इसमें हो ही गया 3 लेवल्स ऑफ में, प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल, सेकेंडरी, टर्सरी हेल्थ केयर लेवल, और ये अपन ने देख ही लिया। अब अपन अलग अलग देख लेते हैं कि कौन कौन से कैसे कैसे होते हैं। तो सबसे पहला आपका है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, प्राइमरी हेल्थ केयर। ठीक है, ये मुख्य रूप से प्रिवेंटिव प्रकार की स्वास्थ्य देखभाल होती है जो कि स्थानीय स्तर पर समुदाय के लोगों को प्रिवेंशन ऑफ डिजीज हेतु प्रदान की जाती है। प्राइमरी वाली मेनली किसके लिए होती है, प्रिवेंशन के लिए होती है। और जो स्थानीय, जो लोकल, जो रहने वाले लोग होते हैं, जो स्थानीय स्तर के जो लोग होते हैं, उनको बीमारियों से प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है। हालांकि इस प्रकार की देखभाल में कुछ मात्रा में थेरेपेटिक एवं नैदानिक डायग्नोस्टिक सेवाएं भी दी जाती है। कुछ मात्रा में इसके अंदर आपकी थेरेपेटिक और डायग्नोस्टिक सेवाएं भी दी जाती है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल व्यक्ति, परिवार एवं समुदाय का सरकार द्वारा प्रदान की जानी स्वास्थ्य सेवाओं के प्रथम स्तर का संपर्क, फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टेक्ट होता है। क्वेश्चन है एग्जाम का, याद रखना है। इस प्रकार की देखभाल जनरल फिजिशियन तथा नर्स प्रैक्टिशनर द्वारा की जाती है। उपकेंद्र या सब सेंटर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित होते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये ऐसे बोल रहा है कि जो प्राइमरी लेवल की जो केयर होती है ना, प्राइमरी हेल्थ केयर जो होता है ना, उसके अंदर मेनली तो ध्यान रखा जाता है प्रिवेंशन के लिए। आप सबको पता है गांव में जो सब सेंटर होता है मेनली वहाँ पे इम्यूनाइजेशन का, प्रिवेंशन का ही काम होता है। वहाँ पे कोई बहुत ज्यादा टिपिकल कैंसर की और ये सर्जरी थोड़ी की जाती है। भाई आपने कभी सुना है उस सब सेंटर पे उसके कैंसर की सर्जरी हुई है, उस सब सेंटर पे एपेंडेक्टोमी हुई है? नहीं, वहाँ पे क्या की जाती है, नॉर्मली तो वहाँ पे प्रिवेंशन से संबंधित केयर दी जाती है। मेनली तो वहाँ पे प्रिवेंशन किया जाता है, फिर भी कुछ हद तक थोड़ा बहुत ऐसे डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट से संबंधित काम भी किया जाता है। और जो प्राथमिक स्तर है वो कहाँ पे, जैसे सब सेंटर, प्राथमिक स्तर पे क्या आते हैं आपके सब सेंटर और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि पीएचसी आती है। और आपको पता है सब सेंटर पे क्या, जैसे नर्स प्रैक्टिशनर हो गए, एएनएम हो गए, ये सब होते हैं। और जैसे पीएचसी के ऊपर जैसे जनरल फिजिशियन, ये सब आ जाएंगे। और मैन क्या था कि फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टेक्ट कौन से लेवल पे होता है? अरे भाई सबसे अपन मारो ना बिड़ता पानी खटे जावाला, आपा बिड़ता पानी आपा प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल पर जावाला। सबसे पहले अपन कहाँ जाएंगे, सब सेंटर और पीएचसी पे ही पहुंचते हैं। तो फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टेक्ट का अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो बिड़ता पानी कहाँ जाना है,
बढ़ता पानी प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल पे जाना है। आपको इसलिए थोड़ा सा बताया है ताकि अच्छे से याद रह जाए, क्योंकि एग्जाम का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट लेवल ऑफ कांटेक्ट किस में होता है? डायरेक्ट टर्सरी लेवल पे। सीधे ही आपको थोड़ी सी जुकाम बुखार हो जाती है, सीधे ही जयपुर के अंदर एसएमएस में या फिर सीधे ही एम्स के अंदर दिखाने के लिए थोड़ी जाते हो, सब सेंटर या पीएचसी पे जाते हैं। तो फर्स्ट लेवल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल। फर्स्ट लेवल प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल होता है। और प्राइमरी हेल्थ केयर के को अंदर कौन आते हैं? आपके सब सेंटर और पीएचसी आते हैं। क्या? सब सेंटर और पीएचसी इसके अंदर आते हैं। प्राइमरी वाले के अंदर यहाँ पे नर्स प्रैक्टिशनर या फिर जनरल फिजिशियन होते हैं। उसके बाद में आगे अपन पढ़ रहे हैं द्वितीयक स्वास्थ्य देखभाल, सेकेंडरी हेल्थ केयर। कौन सी? द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी हेल्थ केयर। द्वितीयक स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत वे स्वास्थ्य सेवाएं शामिल है जो प्राय उन मेडिकल विशेषज्ञों, मेडिकल स्पेशलिस्ट तथा हेल्थ प्रोफेशनल द्वारा प्रदान की जाती है। इसके अंदर अभी देखो भाई है मेडिकल स्पेशलिस्ट आ गए हैं और हेल्थ प्रोफेशनल जो कि लोगों से प्रथम स्तर का संपर्क नहीं रखते हैं। इस स्तर की स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत स्वास्थ्य संबंधी जटिल समस्याओं का डायग्नोसिस एवं ट्रीटमेंट भी किया जाता है। सेकेंडरी के अंदर कौन आते हैं? अगर कोई प्रॉब्लम जटिल हो गई है, सेकेंडरी लेवल के अंदर आपके मेडिकल स्पेशलिस्ट और प्रोफेशनल हेल्थ वर्कर आते हैं। सेकेंडरी लेवल में मेडिकल स्पेशलिस्ट आते हैं। फर्स्ट लेवल के अंदर तो प्राइमरी लेवल में तो जनरल आपके जो डॉक्टर वगैरह फिजिशियन वगैरह आते हैं, लेकिन सेकेंडरी लेवल के अंदर क्या आते हैं? आपके स्पेशलिस्ट आते हैं। स्पेशलिस्ट और हेल्थ प्रोफेशनल आते हैं। और ये क्या करते हैं? अगर कोई बीमारी, अगर प्राइमरी लेवल पे अगर कोई बीमारी ठीक नहीं हुई है, जटिल हो गई है, अगर प्राइमरी अपन बोलते हैं ना, सब सेंटर और पीएचसी वाले कहाँ भेज देते हैं? उनको सीएचसी पे भेज देते हैं। यानी कि अगर प्राइमरी लेवल के ऊपर कोई बीमारी सही नहीं हुई है, जटिल हो गई है, तो उसको फिर कहाँ पे केयर की जाती है? उसकी द्वितीयक लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे केयर की जाती है। और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आपकी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सीएचसी तथा जिला अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल द्वितीयक स्तर की स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित होते हैं। इस स्तर पर प्रदान की जाने वाली देखभाल को प्रथम स्तर की रेफरल देखभाल भी कहा जाता है। क्वेश्चन है, याद रख लो। एक तो सेकेंडरी लेवल के अंदर कौन आता है? सेकेंडरी लेवल के अंदर ये सब है ना, ये मेन बात, ये तो आपको याद रह जाएगी कि भाई प्राइमरी लेवल में तो जनरल फिजिशियन वगैरह होते हैं, लेकिन सेकेंडरी लेवल में मेडिकल स्पेशलिस्ट होते हैं। सेकेंडरी लेवल में मेडिकल स्पेशलिस्ट होते हैं और वहां पे जो बीमारी प्राइमरी लेवल पे ठीक नहीं हुई है, उस बीमारी का इलाज और डायग्नोसिस कहाँ किया जाता है? आपके सेकेंडरी लेवल पे किया जाता है। ठीक है, तो वहां उनसे पार नहीं पड़ी, मतलब वहां उन्होंने क्या कर दिया? सेकेंडरी लेवल पे रेफर कर दिया। तो एग्जाम का क्वेश्चन आ जाता है, वही प्राइमरी वाले रेफर कहाँ करेंगे? सेकेंडरी लेवल पे। प्राइमरी वाले सेकेंडरी लेवल पे भेजेंगे, सीधा टर्सरी लेवल पे छलांग तो नहीं मरवाएंगे ना। प्राइमरी वाले कहाँ रेफर करते हैं? सेकेंडरी लेवल पे। अब सवाल आ जाता है कि सेकेंडरी लेवल पे कौन होते हैं? तो सेकेंडरी लेवल पे आपकी सीएचसी यानी कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं वो आपके सेकेंडरी लेवल पे आते हैं। अरे बोलो बच्चों, सेकेंडरी लेवल पे कौन आते हैं? सीएचसी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। क्या? सीएचसी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किस में आते हैं? सेकेंडरी लेवल में आते हैं। एग्जाम का क्वेश्चन है, याद कर दो। सेकेंडरी लेवल पे कौन होते हैं? फटाफट एक बार और बता दो प्लीज, कौन होते हैं? सीएचसी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं। और सेकेंडरी लेवल वालों को क्या बोला जाता है? प्रथम स्तर की देखभाल केयर, यानी कि फर्स्ट रेफरल यूनिट। अरे सबसे पहले रेफर कहाँ से किया जाता है? घर वालों ने रेफर किया सब सेंटर पे, तो उसको आप रेफरल के अंदर थोड़ी लेते हो, उसको रेफरल में नहीं मानते। यानी कि सब सेंटर वाले सबसे पहले रेफर करते हैं। तो सब सेंटर का रेफरल सेंटर किसको बोलते हैं? सीएचसी को। या फिर जो सबसे फर्स्ट रेफरल यूनिट होती है वो कौन होती है? आपकी सेकेंडरी लेवल होती है। अच्छे से समझ में आ गया ना? इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा, इसलिए समझा रही हूँ बार बार। उसके बाद में तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल यानी कि टर्सरी हेल्थ केयर। क्या? टर्सरी हेल्थ केयर, तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल। यह विशिष्ट प्रकार की स्वास्थ्य देखभाल है, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर होती है
जो कि प्राथमिक तथा द्वितीयक स्तर से हेल्थ प्रोफेशनल द्वारा रेफर किए गए मरीजों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने से संबंधित होती है। ये क्या होती है, ये बहुत ही ज्यादा स्पेशलिस्ट केयर होती है, जो कि अगर प्राइमरी वालों ने सेकेंडरी वालों को रेफर किया, फिर सेकेंडरी वालों ने प्राइमरी वालों को टर्सरी वालों को रेफर किया, तो जो लास्ट में रेफर होके कहाँ पे आते हैं, टर्सरी लेवल पे आते हैं। भाई लास्ट में है ही टर्सरी लेवल, तो लास्ट में टर्सरी लेवल पे रेफर होके पेशेंट आएंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं और जो सारे लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर के द्वारा रेफर किए हुए पेशेंट यहाँ पे आते हैं। इसके अंदर आपका रीजनल हॉस्पिटल हो गया तथा मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पताल। रीजनल हॉस्पिटल क्या होता है, जैसे आपका स्टेट का हॉस्पिटल हो गया, और मेडिकल कॉलेज से अटैच जो हॉस्पिटल होते हैं वो हो गए। इस प्रकार की स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करते हैं। इस स्तर पर लोगों को बीमारियों के डायग्नोसिस एवं उपचार, ट्रीटमेंट के साथ साथ विभिन्न अनुसंधानों यानी रिसर्च भी होती है। जो आपका प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल था वहां पे क्या होता है, सिर्फ डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ही होता है, लेकिन यहाँ पे विभिन्न बीमारियों का रिसर्च भी होता है। अलग अलग बीमारियों, कैसे बीमारी हुई, कैसे रोका जा सकता है, रिसर्च के काम भी होते हैं। भाई मेडिकल कॉलेज से जुड़े हैं तो रिसर्च तो होगी, तो यहाँ पे रिसर्च के काम भी होते हैं। इस स्तर की स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत आधुनिक मेडिकल जांचें जैसे एडवांस मेडिकल इन्वेस्टिगेशन, जो प्राइमरी सेकेंडरी लेवल पे जिस तरह के नहीं होते हैं मेडिकल इन्वेस्टिगेशन, उनसे एडवांस लेवल के मेडिकल इन्वेस्टिगेशन किस में आते हैं, आपके टर्सरी लेवल में आते हैं। तथा उपचार, ट्रीटमेंट की सुविधाएं मुहैया कराई जाती है, जैसे कैंसर प्रबंधन, कैंसर मैनेजमेंट हो गया, प्लास्टिक सर्जरी हो गई, न्यूरो सर्जरी हो गई, कार्डियक सर्जरी हो गई, ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर बर्न। ये सब किसके अंदर आते हैं, आपके टर्सरी लेवल के अंदर आते हैं। तो टर्सरी लेवल के अंदर क्या आती है, हायर स्पेशलिस्ट केयर आती है। टर्सरी लेवल में क्या आती है बच्चों, हायर स्पेशलिस्ट केयर आती है टर्सरी लेवल में। और टर्सरी लेवल क्या होती है, सबसे लास्ट में जो रेफर की जाती है जिस यूनिट पे, वो होती है पीएचसी से, सीएचसी से, सब सेंटर से। सबसे लास्ट में जो रेफरल की हुई है, यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट आते हैं, उनकी केयर की जाती है, ठीक है। और टर्सरी लेवल के अंदर कौन कौन से आते हैं, जैसे आपका रीजनल हॉस्पिटल हो गया, मेडिकल कॉलेज से जुड़ा हुआ हॉस्पिटल हो गया, वो किसके अंदर आता है, आपका टर्सरी लेवल के अंदर आता है। मेडिकल कॉलेज से जुड़ा हुआ हॉस्पिटल और आपका रीजनल हॉस्पिटल। और इसके अंदर क्या होती है, एडवांस तरीके की जांचें होती है। और आपका जैसे कैंसर का मैनेजमेंट होता है, कैंसर का मैनेजमेंट कर भी, कैंसर से रिलेटेड कोई सर्जरी हो गई, कोई कार्डियक सर्जरी हो गई, बहुत ज्यादा बुरी तरीके से कोई पेशेंट जल चुका है उसकी सर्जरी हो गई, एम्पुटेशन हो गया, आपकी प्लास्टिक सर्जरी हो गई, ये सब किसके अंदर आते हैं, टर्सरी लेवल के अंदर ही, टर्सरी लेवल के अंदर इनकी केयर की जाती है। और इसके यहाँ पे डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के साथ साथ रिसर्च भी चलती रहती है। उसके बाद में लास्ट का अपन टॉपिक एक और पढ़ लेते हैं, जिसका नाम है मेजर टू प्रोवाइड इफेक्टिव हेल्थ केयर। क्या, मेजर टू प्रोवाइड इफेक्टिव हेल्थ केयर, कि आप एक इफेक्टिव हेल्थ केयर करने के लिए कौन कौन, वो तो क्या पढ़े थे अपन ने, वो तो पढ़े थे करेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव हेल्थ। कंफ्यूज नहीं होना है, करेक्टरिस्टिक अलग होते हैं, मेजर अलग होते हैं। करेक्टरिस्टिक तो क्या हो गए, ऐसे लक्षण हो गए जिससे पता चलेगा कि आप गुणवत्ता की केयर, क्वालिटी केयर दे रहे हो या फिर नहीं दे रहे हो। क्या लक्षण झलकने वाले हैं, क्या झलक दिखती है कि आपको पता चलता है कि आपने जो केयर दी थी वो एकदम शानदार है या फिर नहीं है। और ये क्या है, मेजर टू प्रोवाइड इफेक्टिव हेल्थ केयर। मेजर का मतलब क्या हो गया, मेथड। ऐसे कौन से मेथड्स हैं, ऐसे कौन से तरीके हैं जिसके द्वारा आप एक पेशेंट को शानदार जानदार केयर दे सकते हो। अरे एक बहुत ही शानदार जानदार केयर देने के लिए आपको कौन कौन से तरीके अपनाने हैं वो देख रहे हैं अपन इसके अंदर। तो एक तो क्या होता है, लोगों को प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य देखभाल उनकी आवश्यकताओं के अनुकूल होनी चाहिए। एक तो क्या है, आप जो केयर दे रहे हो ना, अब पेशेंट को जितनी केयर की जरूरत है, जो आवश्यकता है, आपको पता ही है आवश्यकता के अनुसार ही होनी चाहिए केयर हमेशा। पेशेंट को जरूरत ही नहीं थी सर्जरी की, आपने फालतू में बेचारे की सर्जरी करके दर्द कर दिया,
पेशेंट को जितनी आवश्यकता है ना केयर की, आवश्यकता के अनुसार ही पेशेंट को क्या देनी है, आपको केयर देनी है, बिना फालतू की एक्स्ट्रा केयर नहीं देनी है। स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने वाले सभी व्यक्ति व्यावसायिक रूप से दक्ष एवं पूर्णतः प्रशिक्षित होने चाहिए। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, आपको कैनुला लगाना ही नहीं रहा है, फालतू में जबरदस्ती नहीं करनी है। उधर वेन, कभी वेन में जा रही है, कभी सबक्यूटेनियस में जा रही है, कभी एपिडर्मिस में जा रही है इंजेक्शन। यानी कि जो हेल्थ केयर देने वाले जो पर्सन होते हैं वो एकदम से प्रशिक्षित और क्या स्किलफुल होने चाहिए। स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने वाली सभी स्वास्थ्य कर्मियों की दक्षता तथा ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि हेतु इन सर्विस एजुकेशन या कंटिन्यूइंग एजुकेशन जैसे कार्यक्रमों का समय समय पर संचालन होने चाहिए। जो हेल्थ वर्कर जो काम कर रहे हैं वो ऐसे थोड़ी है आपने जो चीज आज सीख ले आप बोलोगे मेरे को कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस क्या है पूरा ज्ञानी बन चुका हूँ, मेरे को तो सब कुछ आता है। ऐसे नहीं है, आपके नॉलेज को बार बार अपडेट करते रहना है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उनको भी आपको सीखना है। तो उसके लिए इन सर्विस और कंटिन्यूइंग एजुकेशन भी चलानी चाहिए। लोगों को प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य देखभाल का प्लानिंग एवं इम्प्लीमेंटेशन उपलब्ध, जो संसाधन आपके पास उपलब्ध है उसी के अकॉर्डिंग आपको केयर की प्लानिंग करनी है और उसी के अकॉर्डिंग केयर का इम्प्लीमेंटेशन करना है। लोगों को प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य देखभाल का सभी लोगों को समान रूप से देना चाहिए। सबको इनके जाति, धर्म, लिंग, सामाजिक, आर्थिक इसके आधार पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी को समान तरीके से देनी है। ऐसे नहीं है ये हमारे जाट समाज का, ये हमारे ब्राह्मण समाज का, इसको हम कुछ अच्छी केयर देंगे। सबको केयर क्या है, सिमिलर मिलनी चाहिए। स्वास्थ्य देखभाल सभी जरूरतमंद लोगों में पहुंचनी चाहिए और आसानी से, आप जो दे रहे हो ना केयर वो आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए और सभी जरूरतमंद तक पहुंचनी चाहिए। स्वास्थ्य देखभाल के क्रियान्वयन में आधुनिकतम टेक्नोलॉजी का भी काम में लेना है। स्वास्थ्य देखभाल की कीमत इतनी होनी चाहिए कि एक आम आदमी अच्छे से उसको वहन कर सकता है। तो आज की क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ा एक बार फिर से अपन रिवीजन कर लेते हैं। तो आज की क्लास में सबसे पहले अपन ने पढ़ा था कि करेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव हेल्थ केयर, कि इफेक्टिव हेल्थ केयर एक बहुत अच्छी तरीके से क्वालिटी की केयर देने के क्या क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि अपनी हेल्थ केयर में अगर ये लक्षण है, ये करेक्टरिस्टिक है तो हमारी केयर क्या है, क्वालिटी वाली केयर है। तो कैसे पता चलेगा, सबसे पहले एडिक्वेसी, रेलिवेंस, फिजिबिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कॉम्प्रिहेंसिव और इजी अवेलेबिलिटी। क्या सबसे पहली क्या है, अरे बोलो क्या है, एडिक्वेसी और रेलिवेंस और फिजिबिलिटी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस और कॉम्प्रिहेंसिव और इजी अवेलेबिलिटी। ठीक है, याद तो मैं करवा के ही छोड़ूंगी आपको अच्छे से। एडिक्वेसी का मतलब क्या है, जितनी पेशेंट को जरूरत है उतनी पूरी पर्याप्त केयर देनी है आपको। अब शॉर्ट में बता देती हूँ, एडिक्वेसी का मतलब क्या हो गया, उनकी आवश्यकता के अनुसार पूरी केयर, पर्याप्त मात्रा में केयर देनी है। रेलिवेंस का मतलब हो गया, रेलिवेंस का मतलब जो चीज जिस केयर की जरूरत है वो ही केयर देनी है, आलतू फालतू की पंचायती नहीं करनी है, बिना फालतू की केयर देके टाइम वेस्ट नहीं करना है। जितनी जरूरत होती है उसके हिसाब से आपको केयर देनी है। रेलिवेंस हो गया। फीजिबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि आपके पास जो संसाधन उपलब्ध है उन संसाधनों के आधार पे ही आपको क्या देनी है, केयर देनी है। सस्ती यानी कि आप जो केयर दे रहे हो वो सस्ती या फिर इजीली उपलब्ध हो सकती है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब आपको केयर कैसी देनी है, कंप्लीट केयर देनी है, पूरी तरीके से केयर देनी है, जिसमें प्रोमोटिव, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और रिहेबिलिटेटिव सारी केयर देनी है। और इजी अवेलेबिलिटी का मतलब आप जो केयर दे रहे हो वो उस पेशेंट को क्या है, आप जो केयर दे रहे हो वो इजी तरीके से अवेलेबल हो सकती है। लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर के अंदर अपन ने पढ़ा था कि लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर कौन कौन से होते हैं, कि हेल्थ केयर के क्या क्या लेवल होते हैं, जिसमें अपन ने पढ़ा था कि एक होता है प्राइमरी लेवल, एक होता है सेकेंडरी लेवल और एक होता है टर्सरी लेवल। कौन कौन सा, अरे बोलो जैसे, अरे बोलो फटाफट,
प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, टर्सरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर, प्राइमरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर, सेकेंडरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर और टर्सरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर। प्राइमरी के अंदर क्या आता है, ये चीज आप अच्छे से याद रख लेना। प्राइमरी के अंदर आपका सब सेंटर और पीएचसी आता है, ये एग्जाम के क्वेश्चन है, ये चीजें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। सेकेंडरी में क्या आता है, आपकी सीएचसी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, डीएच के नाम से लिख रही हूँ, डीएच डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आता है। टर्सरी के अंदर क्या आता है, रीजनल एंड मेडिकल कॉलेज से जो संबंधित हॉस्पिटल होता है वो हॉस्पिटल आता है। अच्छे से याद कर लो इन बातों को, बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं। प्राइमरी में कौन आता है लेवल में, सब सेंटर और पीएचसी, सेकेंडरी में सीएचसी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, टर्सरी में रीजनल एंड मेडिकल हॉस्पिटल। अरे बोलो प्राइमरी में कौन आता है, बोलो, अरे बोलो कौन आता है, सब सेंटर और पीएचसी, सेकेंडरी में सीएचसी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और आपका टर्सरी में रीजनल एंड मेडिकल हॉस्पिटल। प्राइमरी लेवल वाले पे क्या होता है मेनली, प्राइमरी लेवल वाले पे मेनली तो होता है काम प्रिवेंशन का। प्राइमरी लेवल वाले पे ये चीज भी पूछ सकते हैं कभी कभार, प्राइमरी पे लेवल पे मेनली क्या होता है, प्रिवेंशन होता है, लेकिन फिर भी डायग्नोसिस ट्रीटमेंट भी होता है। यहाँ पे क्या होता है, जनरल फिजिशियन होते हैं। और ये फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टेक्ट कौन होता है, प्राइमरी लेवल होता है। फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है, प्राइमरी लेवल। सेकेंडरी लेवल के अंदर कौन आते हैं, इसके अंदर स्पेशलिस्ट और हेल्थ प्रोफेशनल आते हैं, जो प्राइमरी लेवल वाले रेफर कहाँ करते हैं, सेकेंडरी लेवल के ऊपर रेफर करते हैं। तो प्राइमरी वाले कहाँ रेफर करेंगे, सेकेंडरी लेवल पे। तो फर्स्ट रेफरल यूनिट कौन सी हो गई, सेकेंडरी लेवल वाली हो गई। और क्या किया जाता है, जो आपका टर्सरी लेवल और ये फर्स्ट रेफरल यूनिट हो गई। और क्या होती है, यहाँ पे क्या किया जाता है, प्रथम स्तर की देखभाल तो अपन ने देख ही लिया, और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सीएचसी वगैरह होते हैं, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट किया जाता है, ये सब अपन ने देख ही लिया। उसके बाद में अपन ने देखा है कि टर्सरी लेवल के ऊपर क्या होता है, टर्सरी लेवल के ऊपर आपके स्पेशलिस्ट और हेल्थ प्रोफेशनल के द्वारा जो रेफर किया जाता है उनको कहाँ पे भेजा जाता है, टर्सरी लेवल पे भेजा जाता है। टर्सरी लेवल में क्या क्या आते हैं, आपके रीजनल हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेजों से जुड़े हॉस्पिटल होते हैं। यहाँ पे न सिर्फ डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट का काम किया जाता है, यहाँ पे रिसर्च का काम भी किया जाता है। रिसर्च कहाँ होती है, मेडिकल और ये इन हॉस्पिटल में। और यहाँ पे जैसे आपकी प्लास्टिक सर्जरी हो गई, बहुत ज्यादा बर्न हो गया उसकी सर्जरी हो गई, कैंसर मैनेजमेंट हो गया, ये सब किए जाते हैं। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जिसके द्वारा अपन इफेक्टिव केयर दे सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय तो ये है कि आपको केयर क्या देनी है, जितनी आवश्यकता है आवश्यकता के अनुसार ही केयर देनी है, बिना मतलब की केयर नहीं देनी है। केयर देने वाले कैसे होने चाहिए, एकदम दक्ष प्रैक्टिस किए हुए और स्किलफुल होने चाहिए। और टाइम पे इन सर्विस एजुकेशन भी करनी चाहिए ताकि अब नॉलेज अपडेट होता रहे। और लोगों को जो प्लानिंग कर रहे हो, दे रहे हो, वो उपलब्ध संसाधन के आधार पे ही देनी है। और जो आप सेवाएं दे रहे हो वो सभी लोगों को क्या देनी है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, सभी लोगों को समान रूप से देनी है। जरूरतमंद लोगों तक पहुंचनी चाहिए आपकी सेवाएं जो दे रहे हो। स्वास्थ्य सेवाओं के क्रियान्वयन में ज्यादातर तकनीकों का भी उपयोग करना चाहिए और कीमत क्या है, कम होनी चाहिए। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास अपनी यहीं पे कंप्लीट होती है। थैंक यू।